हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर विषय समाजशास्त्र। आज इस विषय के अंतर्गत मैं परिस्थिति तथा भूमिका ये टॉपिक ले रही हूँ और इसका ये सेकंड पार्ट है। इससे पूर्व मैंने परिस्थिति क्या है और उसके विशेषताओं के बारे में बताया था। आज मैं सामाजिक परिस्थितियों के प्रकार इसके बारे में आपको समझाऊंगी। सन 1936 में राल्फ लिंटन ने सामाजिक परिस्थितियों को दो भागों में विभाजित किया। पहला प्रदत्त परिस्थिति और दूसरा अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति क्या होती है? जो समाज के द्वारा व्यक्ति को दी जाती है, अर्थात जो पद समाज के द्वारा व्यक्ति को दिया जाता है वो प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत आता है। और इसके जो है वो प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के कुछ आधार हैं जिनको मैं एक एक करके आपको समझाऊंगी। पहला है लिंग भेद। लगभग सभी संस्कृतियों में स्त्री और पुरुष दोनों की परिस्थितियों में और दोनों की भूमिकाओं में अंतर पाया जाता है। प्रायः स्त्री की अपेक्षा पुरुष की परिस्थिति को ऊंचा माना जाता है, क्योंकि स्त्रियां घर में कार्य करती हैं और पुरुष बाहर पैसा कमा करके लाता है, इसलिए उसका जो है वो पद ऊंचा होता है। और इसी तरीके से स्त्री एवं पुरुषों की परिस्थितियों में सांस्कृतिक कारणों से भी अंतर पाया जाता है। सदैव ही पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को निम्न स्थान नहीं दिया जाता है, कभी कभी स्त्रियों को भी उच्च स्थान प्राप्त होता है। जैसे मातृसत्तात्मक जो परिवार होते हैं उसमें माता का स्थान सर्वोपरि होता है, वही अपने परिवार की मुखिया होती है और वही अपने परिवार को चलाया करती है। अब दूसरा है आयु भेद। आयु भेद की भांति यौन भेद की भांति आयु भेद भी निश्चित एवं स्पष्ट शारीरिक लक्षण है, किंतु आयु एक परिवर्तनशील तत्व है। विश्व की सभी संस्कृतियों में आयु के आधार पर परिस्थितियों में भेद पाया जाता है। जैसे प्रायः बच्चों की तुलना में वृद्ध लोगों को अधिक सम्मान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जीवन का अनुभव उनके पास ज़्यादा होता है और वे परंपरा एवं संस्कृति के रक्षक भी माने जाते हैं। इसी प्रकार हिंदू संयुक्त परिवार का मुखिया वयोवृद्ध व्यक्ति होता है, इसलिए उसका पद जो है वो उच्च माना जाता है। तीसरा है नातेदारी। व्यक्ति को नातेदारी के आधार पर भी परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। समाज में हमें कई पद माता पिता से प्राप्त होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा मामा, जीजा साला, दादा दादी, सास ससुर आदि। नातेदारी के साथ व्यक्ति के कुछ अधिकार एवं कर्तव्य भी जुड़े रहते हैं, जिनको व्यक्ति अपना सही रूप में उन्हें निभाता रहता है। अगला है जन्म। व्यक्ति का जन्म किस परिवार या जाति या प्रजाति में हुआ है, इस आधार पर भी परिस्थिति का निर्धारण होता है। जैसे शाही घराने या उच्च परिवारों में, उच्च जाति में जन्म लेने वाले जो बच्चे होते हैं उनकी परिस्थिति निम्न परिवारों में जन्म लेने वाले बच्चों से अच्छी होती है। नेक्स्ट है शारीरिक विशेषताएं। कई परिस्थितियां व्यक्ति को शारीरिक विशेषताओं के कारण भी प्राप्त होती हैं। जैसे काले एवं कुरूप जो पुरुष होते हैं या स्त्रियां होती हैं उनकी तुलना में सुंदर लोगों के लिए निर्बल की तुलना में शक्तिशाली लोगों की परिस्थिति ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। इसी तरीके से जाति एवं प्रजाति। भारत में जाति व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारण का बहुत बड़ा आधार है। ऊंची जातियों में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन जातियों में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनकी परिस्थिति जो होती है वो शूद्र या एससी वर्ग में जन्म लेने वाले बच्चों से ऊंची मानी जाती है और उन्हें समाज जो है वो उच्च दृष्टि से देखता है। अब आता है सेकंड अर्जित परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति का अर्थ होता है कि जब व्यक्ति समाज में अपने गुणों या अपने व्यक्तित्व के आधार पर पद प्राप्त करता है या अपनी मेहनत के आधार पर कोई पद प्राप्त करता है तो वो अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आता है।
अब इसके भी कुछ निर्धारण के भी कुछ आधार हैं। नंबर 1, संपत्ति। व्यक्ति के पद का निर्धारण संपत्ति से बहुत अधिक माना जाता है, क्योंकि जिसके पास संपत्ति है उसका समाज में रुतबा होता है, और जो कमज़ोर होता है, जो पैसे में निम्न होता है, उसकी समाज में स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट है व्यवसाय। व्यवसाय भी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति निर्धारण करता है। IAS, डॉक्टर, इंजीनियर, इनका जो पद होता है तुलना में चपरासी के या मिल मजदूर के, कोई श्रमिक है या कोई जूते गांठने वाला व्यक्ति है, उससे ऊंचा माना जाता है। इसी तरीके से शिक्षा, जो व्यक्ति शिक्षित हैं, जो व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, वो अनपढ़ की अपेक्षा उनका भी स्थान समाज में ऊंचा माना जाता है। राजनीतिक सत्ता का में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान अगर है किसी व्यक्ति का, और तो मतलब जो शासन कर रहा है और जिस पे शासन कर रहा है उसकी स्थिति ज़्यादा ऊंची होती है, बशर्ते शासन जिसके ऊपर किया जाता है। तो सत्ता में जो लोग हैं उनकी परिस्थिति हमेशा ऊंची मानी जाती है। अगला विवाह। विवाह भी व्यक्ति को कई परिस्थितियां प्रदान करता है। जैसे विवाह करने पर कई रिश्ते बनते हैं, पति पत्नी के, बच्चों के, जीजा साली या बहू भाभी, मामा मामी, कोई भी रिश्ता बन जाता है। तो इस तरीके से विवाह के आधार पर भी कुछ रिश्ते बनते हैं, और रिश्तों में भी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो उच्च परिस्थिति धारण करते हैं, और कुछ रिश्ते जैसे कि जीजा का रिश्ता ऊंचा है और साले का रिश्ता नीचा है। इसी तरीके से उपलब्धियाँ। व्यक्ति द्वारा परिश्रम करके प्राप्त विभिन्न उपलब्धियाँ भी उसकी सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करती हैं। जैसे ये उपलब्धियाँ धार्मिक भी हो सकती हैं, समाज भी हो सकती हैं, राजनीतिक भी हो सकती हैं, शैक्षणिक भी हो सकती हैं, और आर्थिक या खेलकूद से संबंधित भी हो सकती हैं। इसलिए अच्छे खिलाड़ी या वैज्ञानिक, आविष्कारकर्ता या श्रेष्ठ साहित्यकार या कोई कवि है, इनकी सामाजिक परिस्थिति हमेशा उच्च मानी जाती है। इनका समाज में स्थान हमेशा ऊंचा होता है और लोग इनको एक अच्छी दृष्टि से देखना पसंद करते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि समाज में व्यक्ति की परिस्थिति के निर्धारण में बहुत सारे कारण हैं। थैंक यू।